गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज़ द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पहले बता दूं कि इसमें जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे ये जो 2025 का 10th बोर्ड होने वाला है वो ओरिएंटेड है। तो इसमें हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर हम जितने भी टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के अंदर उसको हमने टोटल 10 टॉपिक्स के अंदर हमने उसे डिवाइड कर दिया है, जिसमें एक है हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड वुड बी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, थर्ड जो होगा वो हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म, और फोर्थ नेपोलियन बोनापार्ट एंड न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। उसी तरह से फिफ्थ एज ऑफ रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशंस ऑफ लिबरल्स, जर्मन यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, एंड फाइनली विजुअलाइजिंग द नेशन। तो फर्स्ट वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, तो हम ट्राई करेंगे कि 2 वीडियोस के अंदर सभी को कवर अप कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो अगर हम बात करें नेशनलिज्म की, तो इसमें ना हमें कुछ वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए। जैसे नेशनलिज्म क्या होता है, सेकेंडली रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, और नेशन स्टेट का मतलब क्या है, और कुछ और भी वर्ड्स है जैसे कि एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी क्या होती है, ये सारे वर्ड्स हैं। तो एक बार आप इन वर्ड्स को समझ लो। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है पेट्रियोटिक फीलिंग फॉर द नेशन। इसका मतलब देश के लिए जो पेट्रियोटिक फीलिंग होती है, कहने का मतलब एक तरह से जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में देशभक्ति कहते हो। तो नेशनलिज्म को हम कई बार जब एसोसिएट करते हैं तो यही हम समझते हैं कि जब अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, या फिर अपने आप को कह लो कि कोई अगर हम वायलेंस में इंगेज होते हैं, या फिर जो हमारे एक तरह से कह लो जिससे हमारी दुश्मनी है, अगर हम उस पर अटैक करते हैं नेशन के टर्म्स में, तो हम उसे नेशनलिज्म समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो नेशनलिज्म है वो बहुत सारी चीज़ों से एसोसिएटेड है। अगर जैसे आप समझो, तो अगर मान लो कि आपकी कंट्री के अंदर कोई इश्यूज़ है, नेशनल इश्यूज़ है, ठीक है, लेकिन लाइक अगर मान लो मोनार्की है, तो अगर आप मोनार्की से डेमोक्रेसी में भी शिफ्ट होते हो, तो इसके लिए आप स्ट्रगल करते हो। तो ये जो स्ट्रगल है ना, ये भी आपकी नेशनलिज्म में काउंट होगी। उसी तरह से दूसरा टर्म है वो है रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है, इसको भी हम एसोसिएट करते हैं कई बार रिवोल्ट से। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेवोल्यूशन एंड रिवोल्ट। सो रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज इन द सिस्टम, चेंज इन द सिस्टम, चेंज इन द सिस्टम। जैसे मान लो कि अभी किसी जगह पे मोनार्की है, तो अभी यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, मोनार्की सिस्टम है। लेकिन अगर आप इसको डेमोक्रेसी में चेंज कर देते हो तो यहाँ के सिस्टम में चेंज हो गया, तो इसी को हम कहेंगे रेवोल्यूशन। खैर, अब हम जो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो हो गए। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है नॉर्मली मोनार्क को हम कहते हैं, जो किंग और क्वीन होती है, जो अपने हिसाब से कंट्री को रन करते हैं। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी मतलब जिसमें कोई भी नेशन यूनाइटेड नहीं होती, जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे जर्मनी की बात करेंगे या इटली की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जर्मनी और इटली जो है ये यूनाइटेड नहीं है। तो 1 बाय 1 इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जो नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर, ये आपका एक यूरोप की एक प्रॉपर मैप दी गई है। ये पर्टिकुलरली अभी के हिसाब से नहीं है, ये उस एरा के हिसाब से जब हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो यूरोप कुछ इस तरह से दिखता था। तो अगर हम बात करें कि नेशनलिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ, अगर हम के यूरोप के अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं कि नेशनलिज्म की, तो इसका ओरिजिन कोई ना कोई तो ऐसी कोई कंट्री होगी या कोई ऐसी रीजन होगी या कोई ऐसी इश्यूज होगी जहाँ से ओरिजिन हुआ। तो इसका जो ओरिजिन है ना, वो हमें दिखता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आप लोग को याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 के अंदर। तो जो 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन था, तो वहाँ पे होता है क्या कि जो पावर होती है, पॉलिटिकल पावर, वो मोनार्की से नेशनल असेंबली को शिफ्ट हो जाती है। तो ये पहली हमें रेवोल्यूशन देखने को मिलती है, और यहीं से फिर आइडिया स्टार्ट होती है नेशनलिज्म की, और पूरे यूरोप में फैल जाती है। तो जो नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं यूरोप के अंदर, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अगर हम बात करें तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है पूरे यूरोप में जो नेशनलिज्म है, वो है नेशन स्टेट को स्टैब्लिश करना। नेशन स्टेट क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं फीलिंग ऑफ वननेस, कि चाहे हम किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो या कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, लेकिन हम सब की एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई इटली से है तो उसकी इटालियन होनी चाहिए, ना कि वो अलग है, वहाँ के पेपल स्टेट से तो अलग है, स्पेन है तो अलग है, इस तरह की कोई डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं नेशन स्टेट।
एब्सोल्यूटिज्म का मतलब मैंने बता दिया आप लोग को, जैसे मोनार्की, और फ्रेगमेंटेड पॉलिटी का मतलब कि जो बिखरी हुई चीज़ें थी। तो हमें ये था कि नेशन स्टेट स्टैब्लिश करना है, जो किस तरह से होता है, एब्सोल्यूटिज्म को हटा के, और फ्रेगमेंटेड पॉलिटी को हम क्या करेंगे, हम यूनिफाई करके, मतलब जो हमारी पॉलिटी फ्रेगमेंटेड है उसको यूनिफाई करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है ये पूरा होगा। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म को अचीव करने की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोसेस क्या है, लाइक हम कैसे अचीव करेंगे नेशनलिज्म को। फॉर एग्जाम्पल इसको आप इस तरह समझो कि जब आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हो तो आप सब किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो, और जब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे हो तो आप सबकी कुछ आइडियाज सेम होने चाहिए, आपके अंदर ये होनी चाहिए कि हम सब एक है तभी अचीव कर पाओगे। अब किसी की कुछ और डिमांड है, किसी की कुछ और है, किसी की कुछ और डिमांड है, तो आप कभी भी अपने मिशन में सक्सीड नहीं हो पाओगे। इसलिए जो है नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले कलेक्टिव आइडेंटिटी को बिल्ड किया गया, जैसे कि आइडिया ऑफ ला पैट्री और ला सिटोयन। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर एम्फेसाइज किया गया, मतलब कि जोड़ा गया। जैसे अगर हम कहते हैं ना, हम जैसे इंडिया को कहते हैं कि इंडिया हमारी मदरलैंड है, हमारी माता है, तो उसी तरह से इन लोगों ने भी अपने आप को एक बनाने के लिए, कि अपने आप को एक कह लो कि एक अपने आप को कह लो ना कि अपने अंदर हाँ कॉमननेस लाने के लिए उन्होंने ये आइडिया से इस्तेमाल किया कि ला पैट्री, ये एक्चुअली तो ये जो है ना कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये फ्रेंच के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन यही चीज़ जो है हम देखेंगे सारी यूरोप के अंदर भी, ये सारे भी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है ये सारे ऐसे ही काम करते हैं। तो आइडिया ऑफ ला पैट्री ला सिटोयन को स्प्रेड किया गया। उसी तरह से एक कॉमन फ्रेंच फ्लैग अडॉप्ट किया गया जो ट्राई कलर का होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका फ्रेंच फ्लैग है। तो ये कॉमन फ्लैग, अपार्ट फ्रॉम के जितने भी स्टेट्स में डिवाइडेड हो हम वो नहीं देख रहे हैं, एक कॉमन फ्लैग को अडॉप्ट किया। उसी तरह से एक अपना स्टेट जनरल इलेक्ट किया, मतलब ये एक तरह के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसको इलेक्ट किया जो सारे सिटीजन्स की बात को आगे लेकर जाएगा। फिर प्रेस का बहुत बड़ा रोल था कि आप पोएम्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू लोगों के लिए, नेशन के लिए आप उसके दिल में प्यार पैदा करो। इसी तरह से फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन फिर भी जो एक कोई लैंग्वेज होती है जो लोगों को यूनाइट करे, तो उसके लिए फ्रेंच को चुना। फिर इसी तरह से जैकोबिन क्लब्स का भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो जैकोबिन क्लब्स का काम क्या था, जो नेशनलिज्म के आइडिया है इसको स्प्रेड करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो हमें देखने को मिलता है वो नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने में, वो है हमारा फ्रेंच आर्मी का रोल। तो फ्रेंच आर्मी का किस तरह से रोल है, अगर फ्रेंच आर्मी में हम खास तरह से बात करें तो नेपोलियन की, तो जहां भी नेपोलियन जाते थे ना, आपको पता है कि जब नेपोलियन का रूल था फ्रांस में, या नेपोलियन जब वहां के मिलिट्री जनरल थे, तो काफ़ी बड़े एरिया को कवर अप किया था। मतलब काफ़ी बड़े एरिया में फ्रांस में जो है फ्रांस ने काफ़ी बड़े एरिया को कॉन्कर कर लिया था। तो नेपोलियन जहां भी जाते थे ना, वो वहां पे एक कोड एस्टेब्लिश कर देते थे, जिसको हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें जब हम बात करें तो इट वॉज, अब ये था क्या, तो ये कोई नहीं, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के मतलब कि जैसे मान लो जैसे आज के टाइम में कोई भी चीज़ कैसे काम करेगी, अगर मान लो कि जैसे पुलिस हो गया या फिर कह लो वेट्स एंड मेजर्स की बात हो गई, तो इन सब चीज़ों को कहते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था। जितनी भी नई नई टेरिटरीज को कॉन्कर किया था नेपोलियन ने, वहाँ उन सब जगह पे जहाँ भी जो भी न्यूली कॉन्कर्ड एरियाज थे, वहाँ पे इन कोड्स को या फिर कह लो इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाता था। जैसे न्यूली टेरिटरीज में कौन कौन, जैसे स्विट्जरलैंड है, इटली, ये कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ जहाँ भी गए ना, इन रिफॉर्म्स को आपको कह लो कि जो ये रिफॉर्म्स है नेपोलियन कोड, इसको स्प्रेड किया। तो इसके अंदर क्या था, इन्होंने फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या था, जिसमें कि जो नॉबल्स वगैरह होते थे ना, तो उनके लिए टर्म यूज होता है फ्यूडल सिस्टम। तो उनके पास बड़ा सा लैंड एरिया होता था, तो काफी ज्यादा प्रॉपर्टी होल्डिंग्स होती थी उनकी फ्यूडल सिस्टम के अंदर। तो एक तरह से कह लो नॉर्मली क्या, जमींदार जो होते हैं उस तरह का भी तो है नहीं इंडिया के अंदर, जो पहले एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये बड़े लेवल पे होते हैं। ये इसके बारे में आपका 11th में एक चैप्टर है फ्यूडलिज्म करके पूरा, तो उसके ऊपर है। दूसरा सर्फडम, कि होता क्या था कि लोगों को ना जबरदस्ती काम करवाया जाता था, इसको सर्फडम कहते हैं। जो स्लेव्स वगैरह को रखते हैं ना, तो वो इनको अभी फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया, सर्फडम को क्या नाम कहते हैं, एबोलिश कर दिया। फिर ना एक होता है गिल्ड। गिल्ड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के कोई कारपेंटर है, उसके साथ साथ मान लो आप कि कोई कारपेंटर है और कोई ऑक्यूपेशन बताओ क्या हो सकता है। लेट्स टेक एग्जांपल कि ब्लैक स्मिथ भी,
तो मान लो कि ब्लैक स्मिथ को कुछ चेंज लाना है जो जो पॉलिसीज इसको इम्पैक्ट करती है, तो कारपेंटर सिर्फ एक इंडिविजुअल कारपेंटर उस चीज़ को चेंज नहीं ला सकता। तो ये क्या करते हैं, जो कारपेंटर्स है अलग अलग जगह से, मतलब जितने भी कारपेंटर्स होंगे ना उन सबकी एक ग्रुप होगी, ठीक है, जो पूरे कारपेंटर्स को रिप्रेजेंट करेगी, उसको हम कह देते हैं गिल्ड्स, ठीक है। तो इस पे ना कई सारी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, तो उसको भी रिमूव कर दिया। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया गया। जो बिजनेसमैन हैं और पीजेंट्स हैं उनको बहुत सारी फ्रीडम्स मिली, जैसे कि यूनिफॉर्म लॉज मिले, फिर क्या नाम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स मिले, कॉमन करेंसी मिली। ये सब बताऊंगा कि आपको सर ये तो कॉमन करेंसी तो कॉमन है ना, कि किसी भी अगर कंट्री की बात करें तो कॉमन ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपको मैं जर्मनी का केस पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हर जगह पे अलग अलग क्या नाम कहते हैं अलग अलग लेंथ की अलग अलग मेजरमेंट होती थी, अलग अलग करेंसीज होती थी अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग लॉज होते थे, अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स होते थे। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर रही थी बिजनेसमैन वगैरह के लिए। तो ये सॉरी, तो इस बिजनेस तो इस जो ये जो क्या नाम कहते आपके ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी ना, इसको हटाने के लिए इसको हटाया दिया गया था ये नेपोलियनिक कोड के अंदर। अब आते हैं हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि अब वहां पे नेशनलिज्म कैसे आता है। अगर हम ये तो हमने पढ़ लिया कि कैसे स्प्रेड हो रहा है, क्या पीछे रीजंस कैसे वहां पे नेशनलिज्म आएगी। अब हम नेशनलिज्म को ला रहे हैं कि क्या प्रोसेस है और क्यों ला रहे हैं इसको। तो एक एग्जाम्पल मान लो, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हैब्सबर्ग एम्पायर का। तो हैब्सबर्ग एम्पायर ने वहाँ की काफ़ी डोमिनेंट, आप कह लो कि जो डोमिनेंट और पावरफुल एम्पायर है वो हैब्सबर्ग एम्पायर है। उसके अंदर भी हमें कई सारे डिवीजन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो कि हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर ऑस्ट्रिया भी आता है और हंगेरी भी आता है। अब ऑस्ट्रिया के अंदर देखो किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये जस्ट आपके समझने के लिए, ये आपके ना ही एग्जाम में आने वाला है ना ही इसका आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बस समझाने के लिए कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज थी। नेशन स्टेट का मतलब देखो यूनिफाई नहीं है। अगर हैब्सबर्ग एम्पायर करें तो ये नहीं कि हैब्सबर्ग एम्पायर में सारी चीजें सेम है, नहीं। यहाँ पे देखो डिवीजन है, जैसे दो एरिया को हमने लिया, इसके दो पार्ट्स को लिया, एक हंगेरी को एक ऑस्ट्रेलिया को। तो जर्मन के अंदर आप देखो ईरोल बोले जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया बोले जा रहे हैं, ठीक है। अगर लैंग्वेज की बात बोलो तो ये कुछ एरियाज हैं, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड, बोहेमिया, ऑस्ट्रिया, ईरोल। तो यहाँ इन सब जगह पर जर्मन बोली जा रही है। उस तरह से लोम्बार्डी, वेनेता, इन सब जगहों पे इटली बोली जा रही है, बल्कि है हैब्सबर्ग एम्पायर का ही पार्ट। हंगेरी की बात करें तो देखो यहाँ पे 50% जो पॉपुलेशन है वो मैगियर बोलती है, और जो बाकी पॉपुलेशन है वो पॉलिश और अदर लैंग्वेज बोलती है। तो इस तरह की कई सारी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगी। अब समझते हैं कि जब हमें नेशनलिज्म वहां पे लाना है तो नेशनलिज्म के लिए रेवोल्यूशंस लाने पड़ते हैं। आपको रेवोल्यूशन आएगा, वहां पे कुछ कई बार बैटल्स भी होंगी, रिवोल्ट्स भी होंगे, सप्रेशन भी होगा मोनार्क्स की तरफ से। तो समझते हैं कि पहले जो हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो उससे पहले है कैसी, वहाँ यूरोप है कैसा। तो यूरोप की अगर हम पॉलिटी की बात करें, अगर मान लो वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो पॉलिटी वॉज डोमिनेटेड बाय मोनार्क्स। मोनार्क्स वही किंग्स एंड क्वीन, किंग्स और क्वीन जो है वो उनको डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी जो है ना मेनली दो क्लासेस में डिवाइडेड थी, एक एरिस्टोक्रेसी एंड सेकेंड वॉज द पीजेंट्री। तो एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब है जो एक तरह से कह लो राजशाही, ठीक है ना। तो इसमें क्या जितने भी किंग्स वगैरह है ये सब अपने ये सारे किंग्स वगैरह जो है, किंग्स नोबल्स वगैरह वो सब एरिस्टोक्रेसी के अंदर आ जाते हैं। ये कैसे यूनाइटेड थे, मतलब इन सबको आप देखो, जो किंग्स है उनकी लग्जरी लाइफ होती है, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पे वो ना वो फ्रेंच बोला करते थे, ठीक है, और उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती थी। तो जहां भी एरिस्टोक्रेसी देखोगे ये कॉमन फीचर्स आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से पीजेंट्स किसे कहते हैं, पीजेंट्री में आ गया आपका टेनेंट्स और स्मॉल ऑनर्स ऑफ लैंड। टेनेंट्स वो होते हैं जो किसी की जमीन पे काम करते हैं, और स्मॉल ऑनर्स लेवल जिसके पास खुद की जमीन है लेकिन बहुत कम लेवल पे, मतलब कि बहुत कम अमाउंट में है उसके पास जमीन, तो उसकी बात करो। तो इस तरह की जो है हमारे वहां की पॉलिटी और सोसाइटी थी, कहाँ की, यूरोप की। ये सारी चीज। एक और थर्ड मिडिल क्लास, जो थर्ड एक क्लास है वहां पे सोसाइटी के अंदर, उसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। इसका बहुत बड़ा रोल है जो हम पढ़ेंगे, इसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है इनकी जो है मिडिल क्लास इंटेलिजेंस है। इसको हम कहते हैं मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। कॉजेस क्या है इसके पीछे कि क्यों आया, नेशनलिज्म की बात क्यों हो रही। हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया कि हमें एब्सोल्यूटिज्म को हटाना था और नेशन स्टेट एस्टेब्लिश करना था, इसलिए। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे, तो देखो आया कैसे। यहाँ पर अगर नेशनलिज्म की बात करूँ तो ओवरऑल ये नेशनलिज्म आता कैसे। सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आती है, तो इसका लिंक देखना ही जरूरी है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक रीजन है जिसकी वजह से हमें नेशनलिज्म देखने को मिलती है।
अब होता क्या है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है तो कॉमर्शियल क्लास राइज होगी, मतलब कि जो बिजनेस क्लासेस है वो राइज हो रही है। जब बिजनेस क्लास का राइज होगा तो फिर वहाँ लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर आगे जाएंगे, तो फिर वो एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स में देखने को मिलेंगे आपको, मतलब कि यहाँ लॉयर्स देखने को मिलेंगे, डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे, और अलग अलग जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और इन सब के स्ट्रगल से फाइनली आपका आएगा नेशनल यूनिटी। जब नेशनल यूनिटी बन जाएगी तो ऑफकोर्स नेशनलिज्म आ जाएगी। जब आप पहले देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आया, उसकी वजह से कमर्शियल क्लासेस इमर्ज हुई, फिर उनमें से जो पढ़ लिख लिए उसको मिडिल क्लास इंटेलिजेंस से बोल रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, यूनाइट करने का काम किया। जब उन्होंने यूनाइट कर लिया तो फाइनली यहाँ पे हमारा नेशनलिज्म बन गया। यही तो हमारा टॉपिक था कि नेशनलिज्म कैसे बना या फिर कैसे आया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म मतलब आप लिबरलिज्म का मतलब आपने पढ़ा, जो लिबरलिज्म है ना, देखो ये लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है फ्री। ये आ सकता है कि जो लिबरलिज्म है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मार्क कर देता हूँ मैं आपको। ये जो लिबरलिज्म है ना वो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है फ्री। तो ये तो 19th सेंचुरी की बात करें अगर हम, तो 19th सेंचुरी में जो नेशनल यूनिटी है ना, जब भी हम नेशनल यूनिटी की बात करते तो ये आइडिया ऑफ लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ था। अब ये क्या मतलब कि फ्रीडम से जुड़ा हुआ था, तो ये चीज़ है। तो लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री। अब देखो लिबरलिज्म का मतलब क्या है। अब जैसे लिबरलिज्म का हमने तो कह दिया फ्रीडम, लेकिन यूरोप के अंदर ना अलग अलग क्लासेस के लिए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग मीनिंग था लिबरलिज्म का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिडिल क्लास की, तो मिडिल क्लास के अंदर लिबरलिज्म के दो मायने थे। एक तो है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, लाइक कि आपके पास अपने राइट्स होने चाहिए। जैसे आज हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो मिडिल क्लास कह रहे थे फ्रीडम होनी चाहिए इंडिविजुअल के पास। दूसरी की इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब ऐसा नहीं है कि जो नॉबल्स हैं या फिर जो किंग्स हैं उनके लिए अलग लॉज हों और एक जो कॉमन पीपल है या पीजेंट्स हैं उनके लिए अलग लॉज हो, मतलब कॉमन लॉज होना चाहिए, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। पॉलिटिकली बात करें तो जो गवर्नमेंट हो वो बाय कंसेंट हो, मतलब ऐसा नहीं कि कह दिया कि नहीं हमारे बाप दादा राजा थे इसलिए हम राजा हैं, या फिर हमारे पास ज्यादा पावर है, लाइक हम ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है इस टर्म्स में कि हमारे पास ज्यादा पैसा है तो कि हम ही किंग होंगे, तो या फिर क्या नाम कहते हैं कि हमें गॉड ने भेजा है। एक आपने एक कंसेप्ट है जिसको हम एब्सोल्यूटिज्म के नाम से जानते हैं। तो इसमें यह है कि जो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो मोनार्क्स है ना वो कहीं ना कहीं ये भी दावा करते हैं कि हम एक तरह से डिवाइन रूलर्स भी हैं। आप जब पढ़ोगे तो ये आएगा बाद में कि हमें गॉड ने चुना है आपके ऊपर रूल करने के लिए। तो ये इस तरह कंसेप्ट नहीं होने चाहिए। जो गवर्नमेंट हो बाय कंसेंट हो, मतलब कि इलेक्टेड हो, कि जिसे लोग चुने। उसी तरह से कि एरिस्टोक्रेसी और क्लैरिकल प्रिविलेज, कुछ प्रिविलेज जो दी गई थी क्लैरिजी को, क्लैरिकल जो मतलब गुरु वगैरह होते हैं, जो पॉप वगैरह होते हैं, उन सबको एरिस्टोक्रेसी को पहले खत्म कर देना, मतलब कि जो मोनार्क्स वो खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। और फिर जो क्या नाम के जो आपके जो रिलीजियस लीडर को भी कोई सारी फ्रीडम दे रखी है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कंट्री को रन करने के लिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए जो पार्लियामेंट के थ्रू इलेक्ट हुआ, ठीक है। और जो इलेक्शन है ना वो बेस्ड हो यूनिवर्सल सफरेज। देखो सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। अब इकोनॉमी के टर्म्स में देखूं मैं कि इकोनॉमिक टर्म्स में लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। तो इकोनॉमिकली लिबरलाइजेशन का मतलब है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि मोनोपोली हो, लाइक एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर रहा हो और कुछ ग्रुप्स के पास वो कुछ ग्रुप्स जो है उसको उसके साथ एक लाइक कह लो कि उसके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लाइक दूसरे की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये कह लो तरह से नॉर्मली। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट से कि मार्केट सबके लिए ओपन होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी जो है इकोनॉमिक में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जो नेपोलियन कोड के थ्रू भी उसको ईज करने की कोशिश की गई थी। जैसे मैंने बताया था अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी, मतलब डिफरेंट करेंसी थी ना, अलग अलग तरह की करेंसी हमें देखने को मिलती है। आप अलग अलग स्टेट में जाओ तो अलग अलग करेंसी, वहां पे अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। फिर कई बार ना कि एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। कई बार है कि अगर मान लो कि स्टेट, देखो कभी भी याद रखना ये नॉर्मल रूल है कि जब भी अगर आप किसी को एनकरेज करना चाहते हो ना, बढ़ावा देना चाहते हो, तो आप उन पर रेस्ट्रिक्शंस कम करते हो। लेकिन जब आप किसी चीज को रोकना चाहते हो तो आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा देते हो।
तो जो स्टेट्स है ना, स्टेट्स कहने का मतलब जो वहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेट्स है, जो वहाँ की किंगडम है, तो वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी ट्रेड के ऊपर। तो इसको रिमूव करना था, इनको एबोलिश करना था। फिर है जर्मनी की, अब एग्जाम्पल से समझो कि कैसे इकोनॉमिकली कैसे ये लिबरलिज्म का मतलब क्या है। देखो, जर्मनी वॉज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, मतलब ये 39 से बना हुआ था, और हर स्टेट के पास ना अपनी करेंसी थी, अपनी वेट थी, अपनी मेजर थी। अब इसको सिर्फ समझो, बस समझने के लिए लेना। तो मान लो इंडिया है, इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी। अब मान लो कि जर्मनी की बात करें, जर्मनी के अंदर हम कह रहे 39 स्टेट्स हैं, फिलहाल हम ये 4 स्टेट्स कंसिडर करें। कहीं पे मान लो कि रुपी चल रहा है, ठीक है, कहीं पे रियाल चल रहा है, कहीं पे दिरहम चल रहा है, कहीं पे डॉलर चल रहा है। तो अब बताओ, अगर एक बंदा ट्रेड कर रहा है तो उनको कितनी सारी डिफिकल्टीज है कि यहाँ पे पहले करेंसी चेंज करो, फिर यहाँ चेंज करो, फिर यहाँ चेंज करो। इस तरह से काफी ज्यादा उनका नुकसान भी होता था और टाइम भी कंज्यूम होता था। तो इनके लिए कि हाँ, ये जो हम देख रहे हैं ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो इनके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया जिसको हम जानते हैं ज़ोल्वरीन के नाम से। ठीक है, अभी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हमने अभी डिस्कस किया उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसके लिए ना एक ज़ोल्वरीन ज़ोल्वरीन बनाई जाती है। ये कब बनता है? ये बनता है 1834 में। ये एक कस्टम यूनियन होता है, ये नॉर्मली याद रखना बस, ये कस्टम यूनियन है जो 1834 में स्टैब्लिश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट आंसर्स के लिए भी और एमसीक्यूज के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो क्या था ये ज़ोल्वरीन? ये स्टार्ट किसने किया, कि किसकी इनिशिएटिव थी? पर्शिया की नसीन, पर्शिया की इनिशिएटिव थी, जिसको बाद में ज्वाइन कर लिया बहुत सारे जर्मनी के स्टेट्स ने। जैसे हमने कहा था ना, इट वाज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जर्मनी के बारे में, तो इसकी बहुत सारे स्टेट्स ने इसको ज्वाइन कर लिया ज़ोल्वरीन को। टैरिफ बैरियर्स को एबोलिश कर दिया गया। जो करेंसीज थी ना, पहले 30 हुआ करती थी जर्मनी के अंदर, या कह लो जो मतलब एक किसी रीजन की मान लो, तो कई तरह की बहुत सारी करेंसीज हमें देखने को मिलती, तो उसको 30 से क्या कर दिया? 2 कर दिया। तो मतलब देख लो, अब पहले 30 तरह की करेंसीज थी एक ही किंगडम के अंदर, या फिर कह लो एक ही एम्पायर के अंदर, तो अब उसको 30 से 2 कर दिया गया ज़ोल्वरीन के अंदर। फिर एक रेलवे नेटवर्क बना दिया ताकि जो ट्रेड है वो इजिली हो पाए। टैरिफ बैरियर को एबोलिश किया। ठीक है, इसके भी क्यों एबोलिश किया? क्योंकि टैरिफ बैरियर्स का मतलब है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको बीच में टैक्स देने पड़ेंगे, या फिर कोई किसी न किसी तरह की आपके पास रुकावट आएगी। तो इस चीज को एबोलिश कर दिया गया ज़ोल्वरीन के थ्रू। अब हम आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे, वो है एक नेपोलियन बोनापार्ट, और इसका जस्ट जो दूसरा वाला पार्ट है वो है कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, जिसको हम वेना कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। आप सब जानते हो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, लेकिन हम इनके बारे में, इनकी जो अचीवमेंट है वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम बस नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे ये क्या था। एक तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इनकी नेपोलियनिक कोड, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था। और जो अब हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, तो एक थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए ये कौन है। देख लो, ये है आपके नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये क्या थे? एक रेवोल्यूशनरी मिलिट्री जनरल थे। आप जानते हो मिलिट्री जनरल का मतलब जो मिलिट्री में हेड होता है। तो वो जो क्या है, जो नेशनलिज्म के आइडिया उसको एब्रोड लेके जा रहे हैं। एब्रोड का मतलब जो दूसरी कंट्री है जहां जहां वो अपना रूल कर रहे हैं वहां पे लेके जा रहे हैं। इन्होंने ऐसा माना जाता है ना कि इन्होंने जो है फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर से मोनार्की पे आ गया था। ऐसा नहीं है कि मतलब इन्होंने राजाओं को सपोर्ट करने लगे कि आप पावर में आ जाओ, लेकिन एक होता है ना, जैसे आपकी पॉलिसीज ऐसी होती है जिससे ये दिखता है कि आपकी जो पॉलिसीज है, भले आप कह रहे हो कि नेशनलिज्म लाना है, लेकिन आपकी पॉलिसीज जो है वो बैकवर्ड है, मतलब कि वो फॉरवर्ड नहीं है, आगे की तरफ नहीं जा रही, पीछे की तरफ जा रही है, मतलब मोनार्की की तरफ जा रही है। फिर इन्होंने सिविल कोड ऑफ 1804 इंट्रोड्यूस किया था, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। किस लिए? जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ज्यादा रैशनल और एफिशिएंट बनाने के लिए, मतलब कह लो कि और अच्छा बनाने के लिए, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने 1804 में सिविल कोड ऑफ 1804 लाया। इन्होंने जो अपनी वॉर है वो स्टार्ट की थी 1797 में, पहली बार जब इसने इटली को इन्वेड किया था, जब इटली को इसने कॉन्कर किया था, यहां से इनकी पहली बैटल स्टार्ट होती है। और फाइनली जो है लेप्जिग की बैटल 1813 में, और वाटरलू जो है, हाँ ये एटनी एंड वाटरलू पे जो है वो बैटल 1814 में ये हार जाते हैं। हाँ, और फिर जैसे ये बैटल हार जाते हैं ना, तो क्योंकि इसकी वजह से काफी जो मोनार्क्स है उसके ऊपर काफी प्रेशर होता है, और मतलब
वो चाहते कहीं ना कहीं, जो अगर कह रहे हैं कि अगर हमें मान लो कि अपने पावर में रहना है, जो मोनार्क्स अपनी डिस्कशन में कहते हैं कि अगर हमें पावर में रहना है तो बोनापार्ट को हराना पड़ेगा, मतलब कि नेपोलियन को हराना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही इनको हरा दिया जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में 1814 में, तो उसके बाद ना एक मीटिंग बैठती है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं, और वहां से एक नई तरह का जो कह लो आप रूल्स, एक हाँ जो कह लो ना रूल जो है वो स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म के नाम से जानते हैं। कब? 1815 के अंदर। अब वो क्या था, जो नया जो रिजीम था वो था कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। कंजर्वेटिज्म का मतलब है, अब इसको बैकवर्ड थिंकिंग होती है। बैकवर्ड थिंकिंग नॉर्मली क्या होता है कि ये ना जो फॉलो करते आ रहे हैं ये उसी में बिलीव करते हैं। हाँ, थिंकिंग, ये जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, जो सिस्टम एग्जिस्ट कर रही है, चेंज नहीं चाहते हैं। हाँ, नॉर्मली को दे डोंट वांट चेंज। जो कंजर्वेटिव्स में बिलीव करते हैं, दे डोंट वांट चेंज, दे डोंट वांट चेंज। तो ये कंजर्वेटिज्म आ गया। ऑफकोर्स है कि ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको पता है कि काफी जगह से मोनार्की खत्म हो गई थी जब नेशनलिज्म आने लगा। तो इनका यह था कि इनका जो ऑब्जेक्टिव था कि हमें मोनार्की को रीस्टोर करना है, फिर से हमें मोनार्की लानी है, नेशनलिज्म नहीं, डेमोक्रेसी। तो इन 1815 में हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब ये 1815 में 1814 में बैटल ऑफ वाटरलू जो है वो नेपोलियन हार चुके हैं, और 1815 के अंदर ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूके के, रशिया के, प्रशिया के और ऑस्ट्रिया के, ये सब मिलके आपको वाटरलू में नेपोलियन को हरा देते हैं, और उसके बाद एक मीटिंग रखते हैं, ठीक है, जिसको हम कन्वेंशन से, जिसको जो वेना, ये स्टेक्स हो गया सा, वेना एक जगह है ऑस्ट्रिया की, अभी जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वेना। तो वेना पे मिलते हैं और वहां पे एक नया रूल सेटअप करते हैं पूरे यूरोप के लिए। और इसमें जो है क्या ना, इसमें इसको जो होस्ट करते हैं, इसके जो हेड होते हैं, इस पूरे कांग्रेस के या फिर इस पूरे मीटिंग को जो हेड करते हैं, चेयर करते हैं, वो होते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिसको हम कहते हैं ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक, ये नाम याद रखना, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। अब इसमें रिटर्न क्या देखने को मिलता है कि अब ये जो मीटिंग हुई तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा, ये हम देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो ये रहा। अब ये जो हमने मीटिंग की वेना कन्वेंशन, तो उससे क्या क्या चीज़ें चेंज आई। एक नया रूल सेटअप होने वाला था, एक नई तरह की सिस्टम एस्टेब्लिश होने वाली थी, नई एस्टेब्लिश मतलब कि नई सिस्टम एस्टेब्लिश हो गई। अब वो क्या हुआ कि ऑटोक्रेसी को फिर से ले आए। ऑटोक्रेसी का मतलब वही मोनार्की सिस्टम फिर से आ गया। फ्रांस के अंदर क्या था कि जो पहले है, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट से पहले एक बोरबॉन फैमिली थी जो पावर में हुआ करती थी, तो उसको पावर से हटा दिया गया था नेपोलियन के टाइम में, जब नेशनलिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा था। तो अब उसको फिर से पावर में ले आया, मतलब कि जो बोरबॉन डायनेस्टी जिसको फ्रांस से हटा दिया था पावर में, उसको फिर से पावर में ले आया। फिर क्या था कि जो फ्रेंच बाउंड्री है, जो फ्रांस की जो बाउंड्री है, उनके चारों तरफ उन्होंने क्या, जैसे मान लो फ्रांस है तो यहाँ पे इन्होंने बाउंड्रीज पे, ये फ्रांस है तो इसकी बाउंड्री सेट कर दी कि आपकी बाउंड्री यही है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो एक्सपेंशन है, फ्रांस पावरफुल था तो इसकी एक्सपेंशन जो है, जैसे नेपोलियन ने बहुत ज्यादा जो है एरिया को अपने अंदर कॉन्कर कर लिया, तो इसकी जो इसको कहा कि लिमिट कर दिया, और कहा कि जो आपने टेरिटरीज कॉन्कर किया है नेपोलियन के अंडर, आपको उसको वापस करना होगा। फिर जो जर्मन कॉन्फेडरेशन, जो 39 स्टेट्स की जर्मन कॉन्फेडरेशन है ना, इसको नेपोलियन ने बनाया था, तो इसको उन्होंने वैसे ही रहने दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया। जो फ्रांस ने जो मैंने आगे डिस्कस किया कि जो पहले डिस्कस कर दिया आपसे कि जो टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर कॉन्कर की गई थी फ्रांस के अंदर, उसको अब लौटाना पड़ा। फिर जो है सेंसरशिप जो है इम्पोज हो गया। जब सेंसरशिप इम्पोज हो गया तो फिर जो है अब जो नेशनलिज्म के आइडियाज हैं वो खुल के आप नहीं स्प्रेड कर सकते हो। मतलब अगर आप कोई चीज पब्लिश कर रहे हो तो उस पर जो है गवर्नमेंट लीगल एक्शन ले लेगी और आपको उसके लिए पनिश भी कर सकती है। तो ये सेंसरशिप देखने को मिलता है हमें कि इसके बाद, क्योंकि मोनार्की वो क्यों चाहेगी कि अपने अगेंस्ट, उनके पावर के अगेंस्ट आप जो है
स्ट्रगल करो या फिर उसके लिए उसके हाँ आप क्यों उसके सिस्टम को चेंज करो, कोई क्यों चाहेगा। तो इसकी वजह से वो सेंसरशिप लगा देते हैं। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि अब जो नेशनलिस्ट है वो डर गए, वो अंडरग्राउंड हो गए। क्यों? अगर अंडरग्राउंड नहीं होंगे तो फाइनली क्या होगा, उसको जेल में डाल देंगे। तो इसकी वजह से सारे अंडरग्राउंड हो जाते, जितने भी नेशनलिस्ट है जो नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे एक और चीज की कह लो कि एक और चीज की जन्म होती है, दैट इज द सीक्रेट सोसाइटीज। ये आपकी जो सीक्रेट सोसाइटीज है इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है इसी पीरियड के अंदर। इस सीक्रेट सोसाइटीज में क्या होता है कि सारी डिस्कशन होती है, ऐसा नहीं कि नेशनलिज्म अभी खत्म हो गया या फिर इसकी आइडियाज स्प्रेड नहीं, लेकिन सीक्रेटली हो रहे हैं। मतलब कुछ सीक्रेट सोसाइटीज जैसे कि यंग इटली आपने सुना होगा, यंग इटली आई थिंक गैस्पी मेजरी ने बनाया, राइट। यंग इटली, इस तरह की सीक्रेट सोसाइटीज जो है बनना स्टार्ट हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक दैट हाँ जो फिफ्थ टॉपिक है वो है हमारा एज ऑफ रेवोल्यूशंस। एज ऑफ रेवोल्यूशंस, जब हम एज ऑफ रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि अभी जस्ट एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ है। कहाँ पे ये सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ है? आपका यूरोप के अंदर। जैसे वेना कन्वेंशन जो अभी हमने पढ़ा था 1815 में, या फिर न्यू कंजर्वेटिज्म कह लो आप उसको। उसके बाद एक आप देख रहे एक तरह की मोनार्की फिर से आ गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इस एरा में जो एज ऑफ रेवोल्यूशन है, इसमें इटली वाले एरिया में, जर्मन स्टेट्स में और अलग अलग जगह जैसे ओटोमन एम्पायर है, आयरलैंड है, पोलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशंस होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि एज ऑफ रेवोल्यूशंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेवोल्यूशंस देखने को मिले। ये जो पीरियड है ना वो है 1830 से 1848 का पीरियड। इस बीच में हमें बहुत ज़्यादा आपको रेवोल्यूशंस देखने को मिले, इसलिए हम इस पीरियड को पूरा कह दिए एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो इसके पीछे रीजंस क्या, मतलब इसी पीरियड के अंदर ऐसा रेवोल्यूशंस क्यों दिख रहा है कितने बड़े लेवल पे? आप जरा गौर करो तो आपको पता चलेगा। 1815 में जस्ट आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया जिसका नाम है वेना कन्वेंशन। वेना कन्वेंशन हुआ था, वेना कन्वेंशन 1815 में, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंजर्वेटिज्म फिर से आ गई। जो कंजर्वेटिव रूल है ना, कंजर्वेटिव रूल वो फिर से आ गया, मतलब कि मोनार्की फिर से आ गई है। तो इसकी वजह से लोग का जो रेवोल्यूशन वो फिर से बढ़ गया। यही है रीजन कि वेना कन्वेंशन हुआ, फिर एरिस्टोक्रेसी आई, मतलब कि मोनार्की आई, और इसी की वजह से हमें यहाँ पे रेवोल्यूशंस देखने को मिलते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो इसके। कि ये इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स है, कुछ रेवोल्यूशंस है इस पीरियड के अंदर जो हमें देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो इसमें कुछ एग्जांपल्स है। जैसे हम एज ऑफ रेवोल्यूशंस पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं, ना ही हमें सारे पढ़ने की जरूरत है, ना ही आपकी बुक्स में सारी दी हुई है। हम कुछ ही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है ग्रीस वाला, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो अगर हम बात करें तो एज ऑफ रेवोल्यूशंस में हम कह रहे हैं बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुई, तो कुछ एग्जांपल पता होनी चाहिए ना हमें कि कहाँ कहाँ रेवोल्यूशंस हुई हैं। तो लेट्स एग्जांपल फर्स्ट फ्रांस का एग्जांपल लेते हैं पहले, जिसमें क्या हुआ, जो बोर्बन किंग्स, आपको याद है कि 1815 के अंदर हमने कहा पहले बोर्बन किंग्स को जो बोर्बन फैमिली थी फ्रांस की, उसको पावर से हटा दिया गया। फिर 1815 के अंदर उसको फिर से पावर में ला देते हैं। फिर जब 1830 का रेवोल्यूशन था फ्रांस के अंदर, उसको फिर से हटा देते हैं। ठीक है, ओवरथ्रोन बोर्बन किंग्स हु हैड बीन रीस्टोर्ड इन पावर आफ्टर वेना कन्वेंशन। और फिर वहां पे क्या आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाता है। कहने का मतलब है कि बोर्बन किंग से वो जो बोर्बन डायनेस्टी है, बोर्बन डायनेस्टी इसको हटा दिया। और फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, इसकी वजह से जब इसको हटा दिया तो फिर लेके आते कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये नहीं कि आपकी डेमोक्रेसी आ गई है, लेकिन ये जो किंग और जो क्वीन है, जो भी हेड होगा वहां पे, जो भी राजा है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा। ये नहीं कि जो मन में आ रहा है वो, मतलब कि इसका मतलब ये समझ लो कि जो एब्सोल्यूटिज्म हमने पढ़ा था ना इनिशियली, वो नहीं है कि जो मन चाह रहा है किंग वो कर रहा है, ऐसा नहीं है। उनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, रेस्ट्रिक्शंस है जो उसको रोक के रखेंगी और वो अकाउंटेबल होगा जो भी करेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है फ्रांस के अंदर, जिसके हेड जो होते हैं ना, अब वो कौन होता है मोनार्की, लुइस फिलिपी उसके हेड होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है यहाँ पे। उसी तरह से एग्जाम्पल है बेल्जियम में, आपको पता है ब्रसल्स अभी कैपिटल है बेल्जियम की, तो यहाँ पे अपराइजिंग्स होती है। यहाँ पे मतलब लोग एक तरह से कह लो कि प्रोटेस्ट करते हैं, या फिर जो भी अपराइजिंग का मतलब एक तरह से कह लो कि हंगामा कह लो, हाँ जो हंगामा कह लो, एक तरह से यहाँ पे हंगामा होता है, या फिर कह लो
हाँ जी, हाँ, जो हंगामा होता है तो उसकी वजह से क्या चेंज आता है, जो बेल्जियम है ना वो नीदरलैंड से अलग हो जाता है। पहले बेल्जियम नीदरलैंड का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इस रेवोल्यूशन की यहाँ पे रेवोल्यूशन क्या आता है, तो जो बेल्जियम है वो अब अलग हो चुका है, बेल्जियम सेपरेटेड फ्रॉम द नीदरलैंड्स। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, अब देखो ग्रीस की बात करें, इसको हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया, तो ये 1821 से स्टार्ट होता है और 1832 में खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या है, अगर ग्रीस की बात करें तो ग्रीस पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहता है, 15th सेंचुरी से ही ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहता है। यहाँ पे नेशनलिज्म, अब जब ये अब आपको पता है कि यूरोप में नेशनलिज्म आती है, तो जब आप ये जो ऑटोमन एम्पायर है इसका कुछ हिस्सा आप देखोगे तो कुछ क्या मतलब मैक्सिमम हिस्सा आपको यूरोप में ही दिखेगा। तो जो ऑटोमन एम्पायर जो 15th सेंचुरी से यहाँ पे रूल कर रही है, ठीक है, 15th सेंचुरी से जो ग्रीस है उसका पार्ट है, और जब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आ रहा है तो अल्टीमेटली इसको अफेक्ट करेगा। जब आपके आसपास कोई चीज होती है ना तो आपको इंपैक्ट करती है। सिमिलरली जो ग्रीस है वो भी यूरोप का पार्ट है, और यूरोप के अलग अलग जगह नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड हो रहा है, तो ग्रीस में भी वो आइडिया स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, कि हम अलग होंगे, हम ऑटोमन एम्पायर का पार्ट नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब ये इन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया इंडिपेंडेंस के लिए, और फाइनली वो अपना सपोर्ट इकट्ठा कर पाए। मतलब जो ग्रीक पीपल है ना उन लोगों ने वो मतलब एक तरह से एक यूनाइट हो गए ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, और फिर ऑटोमन एम्पायर को फाइनली उनको आज़ादी देनी पड़ी। एक ट्रीटी साइन हुई जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 का, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रीस है, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी एक ग्रीस की जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये उसकी हिस्ट्री है। तो ये वाला पोर्शन है जो आपको यहाँ पे आपके 5 टॉपिक्स कवर हो गए। अब इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा, आई थिंक 1-2 दिन में हो जाएगा। और आपको अगर नोट्स चाहिए फर्स्ट चैप्टर का तो नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको जो ये नोट्स हैं वो मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दें। थैंक यू।